Hi, good afternoon, dear students, and we'll start with the a simple part which is called the functional equations. ये थोड़ा सा हमारा functions के समय पर रह गया था और एक मजेदार सी टेक्निक्स होती हैं कुछ जिनसे कि आप फंक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। दो तरह की फंक्शनल इक्वेशंस हम पढ़ेंगे। ये तो सिंपल वाली फंक्शनल इक्वेशंस हैं जो अभी आप देख रहे हो, और एक और तरह की फंक्शनल इक्वेशन जो हमको मिलती हैं अक्सर, वो है उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में, जहाँ पे एक्चुअली आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना के फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे जो हम स्मॉल फंक्शनल इक्वेशंस होती हैं, इनमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती। इसमें हम कुछ सिंपल अलजेब्राइक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमाइन द फंक्शन। तो ये टेक्निक्स कौन कौन सी, इनको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहली टेक्निक बच्चों जो यूज होती है फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने में, वो है रिप्लेसमेंट, है ना। इस टेक्निक को बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट में एक्चुअली क्या होता है कि आप किसी भी फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स को किसी और चीज से रिप्लेस करते हो। यू रिप्लेस एक्स विथ समथिंग एल्स। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, क्लियर हो जाएगा अभी। सपोज आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेट मी जस्ट राइट ऑन द फंक्शनल इक्वेशन एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और आपको दिया है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये एक्स की हर वैल्यू के लिए कंडीशन ट्रू है। ठीक है, चलिए इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। चूंकि ये एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो हम एक्स की जगह 1 माइनस एक्स कर देते हैं। हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स को 1 माइनस एक्स से। जहां जहां पर एक्स है सब जगह एक्स की जगह 1 माइनस एक्स कर दो, तो आपके पास आ जाएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को, है ना। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में एक्स की जगह 1 माइनस एक्स कर दिया है, और हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, और आपको एफ ऑफ एक्स डिटरमाइन करना है। तो हमको ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स वाला जो पार्ट है, ये जो चीज है, ये हटानी है। यू हैव टू रिमूव दिस। इन दोनों इक्वेशन से इसको हटा देंगे तो एफ ऑफ एक्स पता चल जाएगा। तो इसको सर, हटाने के लिए हम, हाँ बेटा। एक चीज पूछनी थी कि हाँ, अपन एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? जैसे कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है कि एक्स कुछ का। भी कुछ भी, अगर कोई कंडीशन दी कि एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू, तो आप एक्स की जगह 10x रख सकते हैं, एक्स की जगह 5x रख सकते हो, एक्स की जगह cos x रख सकते हो, इवन एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कह रहा है कि ये एक्स दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो आप एक्स को कुछ भी रख लो, कुछ भी। जरूरी नहीं कि अलजेब्राइक ही रखो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रख सकते हो, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डाल सकते हो, एक्स की जगह ई टू द पावर एक्स रख सकते हो, लॉग एक्स रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा देखिए, अब व्हाट वी डू इज, चूंकि मुझे ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हटाना है, तो हम कब एक काम करते हैं कि सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसमें से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई और उसमें से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास आ जाएगा लेफ्ट साइड में 3f(x) इज इक्वल टू, एक बार ध्यान से देख लीजिए। हमने सेकंड इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा और उसमें से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दी। अच्छा, अब बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 टाइम्स ठीक है, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर दो। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन था, ये इस फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई कर रहा था, और हमने इसको बहुत आराम से सॉल्व कर लिया जस्ट बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड रिप्लेसमेंट। ठीक है, एंड दिस विल ऑब्वियसली मैच विद ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, तो ये पहली टेक्निक कहलाती है रिप्लेसमेंट। सिंपल सा है, इसमें कोई आपको पुरानी नॉलेज की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। और जनरली 8th 9th में भी ये चीज इंक्लूडेड होती है अच्छे करिकुलम्स में। ओलंपियाड्स वगैरह की जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनको 8th 9th में सिखा दिया जाता है रिप्लेसमेंट वाला टेक्निक जो है। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं रिप्लेसमेंट पे ही। क्वेश्चन है कि
पहले लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन. 2 times f of x minus 1 minus f of, अच्छा बच्चों मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख रहा हूं 1 by x minus 1, अलग अलग कर दी है ना, 1 upon x minus 1 equal to x, इक्वेशन नंबर 1. अब हम x को रिप्लेस कर रहे हैं दोनों तरफ, x की जगह रख देते हैं 1 upon x. I replace x with 1 upon x on both the sides. तो मेरे पास आएगा 2 times f of, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. नाउ व्हाट आई डू इज I multiply the first equation with 2. पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी ऐड द सेकेंड इक्वेशन इन दैट. इससे मुझे फायदा ये मिलेगा कि आपकी ये वाली जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा. ये एडवांटेज मिलेगा मुझे इससे. तो देखिए जब आप ऐसा करोगे तो विल गेट, हमने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा था और उसमें सेकेंड इक्वेशन ऐड करी, तो ये बनेगा 3 times f of x minus 1, है ना, 4f(x minus 1 minus f of x minus 1. ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, मेरा वही ऑब्जेक्टिव भी था, इज इक्वल टू 2x plus 1 upon x. Therefore, f of x minus 1 is equal to, ठीक है, लेकिन यहां से तो हमें f of x minus 1 की वैल्यू मिली. What I do is I replace x with 1 plus x. इस इक्वेशन 3 में आप x को रिप्लेस कर दीजिए 1 plus x से, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी f of x. ठीक है, और अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन ए से मैच कर जाएगा. जेई मेंस में बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस. स्मॉल फंक्शनल इक्वेशंस में यू गेट लॉट मेनी क्वेश्चंस इन जेई मेंस, पर्टिकुलरली पहले अटेम्प्ट में. सेकेंड अटेम्प्ट में जब आप जाते हैं तो फिर वो फंक्शनल इक्वेशन जो होती है वो डिफरेंशिएबिलिटी में जो हम सीखेंगे उनका यूज होने लगता है, जहां पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करते हो क्वेश्चन को. ठीक है, चलिए एक और देखते हैं रिप्लेसमेंट पे. दिस अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. क्वेश्चन है बच्चों की, आपको दिया है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. ये इक्वेशन हमको गिवन है और व्हाट वी डू इज इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब चूंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है, तो मुझे एक चीज क्लियरली दिखती है कि यार x की जगह 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कर देते हैं. मुझे नहीं पता इससे क्या होगा, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है अभी. तो चलिए करके देखते हैं क्या होता है. आई गेट एफ ऑफ, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसमें बच्चों जब एलसीएम लोगे तो ये 1 माइनस एक्स तो ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने पे बचेगा, चलो मैं लिख देता हूँ माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स. ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली सेम एज वी कैन रीराइट दिस एज एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ x minus 1 upon x is equal to 2 upon 1 minus x का होल स्क्वायर. ये आ गई बच्चों इक्वेशन नंबर 2. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे 3 तरह के वेरिएबल्स हैं. एक वेरिएबल तो आपका ये f of x वाला है. सेकंड वेरिएबल जो है आपका f of 1 upon 1 minus x है. और एक और तीसरे तरह का वेरिएबल भी है विच इज f of x minus 1 upon x. ये सिचुएशन पहले से अलग है. इससे पहले क्या होता था, आपके पास दो ही तरह के वेरिएबल्स होते थे. जैसे अगर आप पुराने एग्जांपल्स देखें, इफ यू लुक एट द प्रीवियस एग्जांपल्स, तो आपको दिखेगा यार दो ही तरह के वेरिएबल थे, एक तो f of x minus 1 और एक f of 1 upon x minus 1. तो हमने दोनों इक्वेशंस को लीनियरली सॉल्व कर लिया था. अब की बार क्या हुआ, आपके पास 3 तरह के वेरिएबल्स आ चुके हैं अभी तक ऑलरेडी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. तो अब इसका क्या इलाज करा दोबारा जाए. करेंगे.
हाँ, तो अगेन विल ट्राई टू रिप्लेस द थिंग्स। देखिए फिर से कुछ और करके देखते हैं। नाउ व्हाट आई डू इज आई अगेन रिप्लेस x विद, क्योंकि मुझे ये x माइनस वन अपॉन एक्स मिल रहा है, तो बच्चों मैं इस इक्वेशन वन में x की जगह x माइनस वन अपॉन एक्स कर देता हूं। ये जो पहली इक्वेशन थी, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, उसी में x की जगह मैंने x माइनस वन अपॉन एक्स कर दिया, क्योंकि मुझे इसको हैंडल करना है। ये एक अलग तरह का वेरिएबल है। देखते हैं क्या होता है, मुझे नहीं पता क्या होगा अभी, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है। x माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, fx बन जाएगा। हाँ, इसमें एलसीएम बच्चों लोगे इस वाले टर्म में, तो you'll get f of x is 2 times x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपके पास तीन तरह के वेरिएबल हैं और तीन इक्वेशंस हैं। देयर आर थ्री इक्वेशंस एंड थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो ये सॉल्वेबल है। इससे पहले मुसीबत ये थी कि तीन वेरिएबल दो इक्वेशन थी, विच इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व। तो अब तीन वेरिएबल तीन इक्वेशंस आ गई, तो हमारा काम थोड़ा सा शायद आसान हो जाएगा। व्हाट वी कैन डू इज हम इक्वेशन नंबर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इससे फायदा ये होगा कि आपके पास बचेगा एफ ऑफ एक्स, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अगर आप सेकंड और थर्ड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला टर्म देखो कैंसिल हो रहा है, माइनस ये कंडीशन आ गई आपके पास। लेट्स कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। और अब फर्स्ट और फोर्थ को ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन ऐड कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स पॉजिटिव साइन के साथ है, यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ है। तो जब आप ऐड करेंगे तो विल गेट 2 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड कर दो दोनों तरफ, एंड यू गेट फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द टेक्निक ऑफ रिप्लेसमेंट। यू कीप ऑन रिप्लेसिंग एक्स विद समथिंग टू गेट द आंसर। इसमें जनरली ऐसा पता नहीं होता कितनी बार रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर दो तरह के वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन से काम चल जाएगा, तीन तरह के वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन चाहिए होंगी, एंड सो ऑन। नाउ आफ्टर रिप्लेसमेंट द नेक्स्ट टेक्निक दैट वी लर्न इज कॉल्ड द ग्रुपिंग। ये एक और मजेदार तरीका होता है फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करने का, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड ग्रुपिंग। आप टर्म्स को ग्रुप करते हो, कंबाइन करते हो टर्म्स को। किस तरह से कंबाइन करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्क्रीन पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4 टू द पावर एक्स अपॉन 4 टू द पावर एक्स प्लस 2, और आपको इस सीरीज का सम बताना है। ग्रुपिंग का जनरली इस्तेमाल करते हैं हम सीरीज वाले क्वेश्चंस में। अब ग्रुपिंग के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन बच्चों कैसे पकड़ में आएगा इसमें, आप ये जो सीरीज देख रहे हो इसमें ध्यान से देखो, ये जो पहला और आखिरी टर्म है, इसमें एक में अंदर दिया हुआ है 1/97 और एक में दिया हुआ है 96/97। इसी तरह से सेकेंड टर्म के अंदर दिया है 2/97 और सेकेंड लास्ट टर्म में आया होगा 95/97। सो इफ यू लुक एट 9 दीज ऑब्जर्वेशंस केयरफुली, इनको ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखता है कि यार इनको ऐड करने पे मुझे हमेशा 1 मिल रहा है। ध्यान से देखो, इनको ऐड करने पे 1 मिल रहा है। इसका मतलब यदि ये पहली वाली टर्म एफ ऑफ ए टाइप का कुछ है, तो लास्ट वाली टर्म जो है वो एफ ऑफ वन माइनस ए है। अगर सेकेंड टर्म एफ ऑफ बी है, तो सेकेंड लास्ट टर्म एफ ऑफ वन माइनस बी है। इस तरह का ये सीरीज हमको दिया हुआ है ना। ये ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन को ढूंढने के बाद आप ग्रुपिंग का इस्तेमाल करोगे। मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग द डेटा। अब इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करना जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है।
तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वेशन ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यार ये एडिशन को पेयर वाइज एडिशन 1 आ रहा है, हम अगर प्रॉपरली पेयर करें तो इनका सम 1 आ जाएगा, ठीक है। सो fx इज 4 to the power x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2, ये आपको फंक्शन fx दिया हुआ है। और चूंकि मुझे दिख रहा है कि ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ वन माइनस ए टाइप का है, तो बच्चों मैं एफ ऑफ वन माइनस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि ये सपना कैसे आएगा, ये तो मुझे ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि इफ दिस इज ए, दिस इज वन माइनस ए, तो मैं एफ ऑफ वन माइनस एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अच्छा, इसको बच्चों ऊपर नीचे 4 टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 की पावर एक्स से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, अब 2 का फैक्टर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू कैन फाइंड हियर इज कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आती है 1 1 के बराबर। और ये बहुत मतलब मजेदार चीज हो गई हमारे लिए कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स की वैल्यू 1 है। अब अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो देखिए एफ ऑफ 1 बाय 97 प्लस एफ ऑफ 48 2 there. बाय 97 एंड सो ऑन अप टू एफ ऑफ 95 बाय 97 प्लस एफ ऑफ 96 बाय 97। तो बच्चों यहाँ पे देखो टोटल 96 टर्म्स है, देयर आर 96 टर्म्स, यहाँ से यहाँ तक टोटल 96 टर्म्स है। न्यूमरेटर को देखो 1 से लेके 96 तक है, तो देयर आर 96 टर्म्स। और मुझे हर बार ऐसा पेयर मिल जाएगा जिसका वैल्यू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ वन माइनस ए टाइप की है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ वन माइनस ए, इस टाइप का पेयर आपको मिल जाएगा। तो इसमें से हम टोटल 48 पेयर्स निकाल सकते हैं 96 टर्म्स में से, और हर पेयर का सम जो है वो 1 के बराबर आएगा। ये अभी हमने प्रूव करा इक्वेशन नंबर 1 से कि द सम ऑफ एवरी सच पेयर विल बी 1। तो 48 पेयर्स हैं और हर पेयर की वैल्यू 1 है, तो आपका आंसर जो आएगा दैट वुड बी 1 प्लस 1 प्लस 1 48 टाइम्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू 48। इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा मॉडिफिकेशन शायद 8 टू द पावर एक्स करके आईटी में आया हुआ था अभी रिसेंटली, 2 साल पहले 2020 में शायद आया था। लेकिन हाँ, ये मतलब इंटरेस्टिंग टेक्निक है, ग्रुपिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सीरीज में ज्यादा यूज होती है, और पहले चीज होती है इसमें नियम होता है ऑब्जर्वेशन अच्छा हो आपका, ये सीरीज को ऑब्जर्व करना है और फिर ये ग्रुपिंग के बारे में आप सोच पाओगे। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस ग्रुपिंग एंड रिप्लेसमेंट, एक और टेक्निक जो हम यूज करते हैं वो है टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन। थर्ड टेक्निक जो आप यूज करते हो स्मॉल फंक्शनल इक्वेशंस में, दैट इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन। ये भी जनरली सीरीज रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन है ना, तो देखिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे यूज होता है। सपोज आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई एंड एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 7, देन सिग्मा एफ ऑफ आर आर इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए आपको जो रूल दिया है बच्चों वो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये हमको गिवन है। एक चीज और हमको गिवन है कि एफ ऑफ वन की वैल्यू 7 है। अब जाहिर सी बात है यदि आप एफ ऑफ वन इक्वल टू 7 का फायदा उठाना चाहते हो तो आपको एक्स या वाई किसी एक को 1 रखना पड़ेगा। तो व्हाट आई डू इज आई पुट वाई इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा ये एक्स वाई की हर वैल्यू के लिए ट्रू है ना, तो वाई को 1 रखने पे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आता है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ 1। अच्छा, इसको लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 की वैल्यू बच्चों 7 है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज 7। ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, सो व्हाट आई डू इज आई पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पे x को 1 रख देते हैं, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 7। अब x की जगह 2 रख दो, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2
इक्वल टू 7। अब x की जगह 3 रख दो, f of 4 minus f of 3 is equal to 7, and so on. Finally put x equal to n minus 1. तो f of n minus f of n minus 1 is equal to 7. आपके पास ये आ जाएगा. Now I add all these equations. मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ. सबको ऐड कर लीजिए. जब आप ऐड करोगे तो you'll find something interesting. n minus 1 into 7. देखिए f of 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर प्लस साइन से आएगा, इधर माइनस साइन से आएगा. जब आप लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो f of 2 की टर्म कैंसिल हो चुकी होगी, f of 3 कैंसिल हो जाएगा, f of 4 कैंसिल, डायगोनल के अलोंग टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास सिर्फ दो चीजें बचेंगी लेफ्ट साइड में. f of n लास्ट में, एक तो ये बचा, और एक ऑब्वियसली चूंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव बचा है तो एक ऊपर करस्पॉन्डिंग नेगेटिव टर्म भी बची होगी, विच इज माइनस f of 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों आपके पास आया होगा 7 प्लस 7 प्लस 7. हाउ मेनी टाइम्स? आपने देखिए 1 से शुरू करते हुए n माइनस 1 तक गए, तो देर आर टोटल n माइनस 1 टर्म्स. यहां से यहां तक टोटल n माइनस 1 टर्म्स है. f of n minus 7 is equal to 7 times n minus 1. f of n is equal to, इस 7 को उधर भेज दीजिए तो इस 7n आ जाएगा. इक्वेशन नंबर 2. तो आपको ये फंक्शन पता चल गया कि जो fx था वो 7x के बराबर है. द फंक्शन fx is equal to 7x. क्वेश्चन में आपसे पूछा है सिग्मा f of r r equal to 1 to n. अब थोड़ा सा अगर आप सिग्मा नोटेशन जानते हो या एपी भी जानते हो तो आप हैंडल कर लोगे सिचुएशन को. तो हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा एफ ऑफ आर आर इक्वल टू 1 टू n. इसका मतलब सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n 7 इंटू आर. अब बच्चों इसमें आर की वैल्यू पुट कर दो, यू गेट 7. ये चलो पहले इसको ऐसा लिख लेते हैं. सिग्मा आर की वैल्यू आप लोग को पता होनी चाहिए. दिस इज n n प्लस 1 बाई 2. आप चाहो तो एपी से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जनरली ये तीन फॉर्मूला जो हैं ये हमको याद होने चाहिए. सिग्मा आर सिग्मा आर स्क्वायर. अगर नहीं याद है तो उनको नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा आगे से. और एक सिग्मा आर क्यूब. ठीक है, दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, और ये काफी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं मैथ्स में, तो इनको याद कर लीजिए. एक बार प्रोग्रेशन जब पढ़ेंगे तब डिटेल में इनका यूज भी देख लेंगे. और सब में बच्चों आर की वैल्यू 1 से n तक है. ध्यान रखना लोअर लिमिट 1 होनी चाहिए, तभी काम करेगा ये सारे फॉर्मूलास. तो these are three results which you should remember, and they are used very frequently in solving these kind of functional equations. तो ये बच्चों आपके पास f of r की वैल्यू आ गई, सिग्मा की वैल्यू. अब आप अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो you'll get ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी आपका होल्ड कर जाएगा. नहीं बी नहीं, सॉरी सी. 7 इंटू एन एन, नहीं इनफैक्ट डी ऑप्शन, दिस विल मैच. 7 n n प्लस 1 बाई 2 यही हमारा आया था. 7 n n प्लस 1 बाई 2. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ कैंसिलेशन, जो ये जो डायगोनल के अलोंग जो कैंसिलेशन हो रहा है, ये कहलाता है टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन. और जरूरी नहीं कि इसमें आपको हर बार ऐसा सिंपल सा मिले, कभी एपी भी बन सकती है. यहाँ पे से तो कांस्टेंट आ गए थे, सारे टर्म सेम थे राइट साइड में. कई बार ऐसा होता है कि एपी बन जाती है, कई बार जीपी भी बनती है. एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस फंक्शनल इक्वेशंस. तो जो क्वेश्चन है कि f of 1 is 1, f of n plus 1 is equal to 2 times f of n plus 1 for n greater than equal to 1. तो f of n की वैल्यू बतानी है, एक फंक्शन बताना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो. चलिए शुरू करते हैं. देखिए f of n plus 1 minus 2 times f of n is equal to 1. हमने इस इक्वेशन को ऐसा लिख लिया. अब हम दोनों तरफ 2 to the power n plus 1 से डिवाइड कर देते हैं. 2 to the power n plus 1 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ. ध्यान से देखना इस स्टेप को. ठीक है, 2 की पावर n प्लस 1 से डिवाइड कर दिया.
नाउ अगेन आई पुट n इक्वल टू 1, दोनों तरफ n को 1 डाल दो, तो f ऑफ 2 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है। अब n की जगह 2 डाल देते हैं इसी इक्वेशन, मतलब एवरीथिंग इज डन इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में अब n की जगह दोनों तरफ 2 डाल दीजिए, f ऑफ 3 अपॉन 2 क्यूब, फिर n की जगह 3 रख दो, और आपको फिर से दिख जाएगा कि ये कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा अगर हम इसमें ऐड करना शुरू करें। फाइनली आई पुट n इक्वल टू n माइनस 1, तो f ऑफ 2 टू द पावर n, सॉरी, f ऑफ n अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गया। वापस से आप इनको ऐड कर लो, और जब ऐड करोगे तो you'll ऑब्जर्व कि f ऑफ 2 अपॉन 2 स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल, देखो डायगोनल के अलॉन्ग फिर कैंसिलेशन हो गया, तो ये टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन हो गया। और जब ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बचेगा, इफ यू ऐड दिस यू गेट f ऑफ n अपॉन 2 टू द पावर n माइनस एक ही शुरुआत वाला टर्म बचा, f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू ठीक है। अच्छा, f ऑफ 1 की वैल्यू बच्चों हमको दे रखी है 1 के बराबर। द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 इज गिवन एज 1 क्वेश्चन में, ये देखिए f ऑफ 1 1 दिया हुआ है, तो हम f ऑफ 1 की जगह 1 रख देते हैं, और यहाँ पे f ऑफ 1 की जगह 1 रखने के बाद सारे टर्म्स को राइट साइड पे भेज दो। मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। राइट साइड पे, हाँ बच्चों यार देखो, एक छोटा सा गड़बड़ और हो गया था मुझसे। ये राइट साइड पे यहाँ पे ये 1/2n+1 था ना, तो जब हम n की जगह n-1 करेंगे तो लास्ट टर्म में आपको ये n-1 नहीं n मिलेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ थी, एक बार चेक कर लेना। जब आप n की जगह n-1 करोगे तो यहाँ पे 1/2 की पावर n आएगा, मैं गलती से n-1 लिख गया उसको, तो ये करेक्शन एक यहाँ पे भी कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस f ऑफ n अपॉन 2 की पावर n इज इक्वल टू, ये बच्चों जो सीरीज है ये जीपी है। और फिर से मैं लिख देता हूँ वैसे फॉर्मूला, लेकिन आप लोग इसको भी याद रखिएगा, सिंपल एपी जीपी के फॉर्मूलाज तो याद होने ही चाहिए हर समय। ए प्लस ए आर, ये जीपी होती है, इसका सम होता है ए इंटू 1 - r टू द पावर n अब अपॉन 1 - r। कई बार इसको ऐसा भी लिखते हैं, ए इंटू, एक ही बात है, बोथ द फॉर्मुलाज आर इक्वली करेक्ट, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 के लिए होल्ड नहीं करता। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ जीपी, आपका ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a की वैल्यू हो गई 1/2, 1 माइनस r की वैल्यू 1/2, नंबर ऑफ टर्म्स n अपॉन 1 माइनस r, ये भी 1/2 आएगा और ये भी 1/2 होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, एंड वी गेट f ऑफ n, ठीक है। 2 टू द पावर n को राइट साइड पे भेज दो, एंड इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन सी में आपको f ऑफ n की वैल्यू मिल जाएगी 2 टू द पावर n-1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल फंक्शनल इक्वेशंस। फंक्शनल इक्वेशन सिर्फ बाद में अभी फिर डिटेल में आएंगी,
डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में, लेकिन एक एलिमेंट्री लेवल पे आपको बच्चों ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगर यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है तो टाइप यस, अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। अगर सब कुछ अच्छे समझ में आ गया, तीनों टेक्निक्स क्लियर हैं, तो टाइप यस। रिप्लेसमेंट, ग्रुपिंग एंड टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन। अच्छे से देख लो, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, समझ में नहीं आया तो बच्चों पूछ लेना आराम से ना, झिझक मत करना। माइक ऑन है आपका, माइक पे पूछ लीजिए, बिना नहीं तो टाइप करके पूछ लीजिए, लेकिन समझ में आना जरूरी है। चलो वेरी गुड, सबको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में, है ना, तो मतलब इनको आराम से हैंडल करना। मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो विल फाइंड सम क्वेश्चंस ऑन दिस फंक्शनल इक्वेशंस आल्सो, तो ढंग से करिएगा। तीन टेक्निक्स का ध्यान रखिए, रिप्लेसमेंट, ग्रुपिंग, टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन। टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन में जीपी भी बन सकती है, एपी भी बन सकती है, और हो सकता है कांस्टेंट टर्म्स बन जाए। चलो अब बच्चों हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा सा ये रटने वाला चैप्टर है। इस पे एक क्वेश्चन आपको जेई मेंस में मिलता ही मिलता है हर साल, और एक क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आता है, और जनरली क्वेश्चन आसान होता है, मतलब दिस इज अ स्कोरिंग चैप्टर। छोटा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो उसमें मतलब फोकट के 4 नंबर मिल ही जाते हैं हर बार। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहली चीज आती है कि इनकी डेफिनेशंस, ग्राफ और डोमेन, ये बच्चों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन तो खैर हमको पता है, 12th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो मैंने ग्राफ बना रखा है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, यू शुड रिमेंबर द ग्राफ। ये रटे हुए होने चाहिए, मतलब आज के बाद कोशिश करना अगली क्लासेस से ग्राफ याद हो। तो लर्न द ग्राफ्स, इनकी डोमेन और इन फंक्शंस की रेंज, ये अच्छे से रट लो। ये रटना पड़ेगा आपको, है ना। ग्राफ, डोमेन और रेंज, ये रट लो। मैंने आपको वैसे नोट्स में दे दिया है, ये भी आपको प्रिंट नोट्स मिलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, तो लेकिन कॉपी में बना बना के देखना, इनको बार बार बना बना के देखना, इससे याद हो। तो ये जो बच्चों ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, आप देख सकते हो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, डोमेन हम रीड करते हैं एक्स एक्सिस पे, इनपुट कहां से कहां तक जा सकता है। तो साइन इनवर्स के अंदर आप वैल्यू -1 से 1 तक डाल सकते हो। इसका मतलब हुआ, अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई साइन इनवर्स 5 क्या होगा, तो ये संभव नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल, एन इनकरेक्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई पूछता है कि साइन इनवर्स 5 क्या होगा, तो नहीं पता हमें, क्योंकि साइन इनवर्स के इनपुट में -1 से 1 तक की ही वैल्यू जा सकती है। इसी तरह से अगर कोई हमसे बोले कि भाई साइन इनवर्स, मैंने किसी चीज का साइन इनवर्स लिया और मुझे आंसर में मिल गया पाई, ये भी असंभव है, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप देख सकते हो साइन इनवर्स का जो आउटपुट है वो -π/2 से π/2 तक ही आ सकता है। आउटपुट को बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। तो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। साइन इनवर्स का आउटपुट हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा, ना π/2 से ज्यादा आ सकता है, ना -π/2 से छोटा आ सकता है। और साइन इनवर्स के इनपुट में जो आप वैल्यू डालेंगे वो -1 से 1 के बीच में होगी। एंड दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स लुक्स लाइक। तो यू हैव टू लर्न दिस ग्राफ, इसको बना के रट्टा लगा लीजिएगा। डोमेन और रेंज आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों एक और चीज याद रखना, वो है डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, which is 1 upon रूट ऑफ 1 - x²। तो ये भी एक डिफरेंशिएशन भी आप याद कर लीजिएगा, काम आता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरह से नेक्स्ट ग्राफ जो हमारे सामने दिख रहा है वो है कॉस इनवर्स का। आप देखो ये कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाओगे इस फंक्शन का आउटपुट छोटा होने लगेगा। -1 पे सबसे बड़ी वैल्यू आउटपुट में आएगी पाई, और जैसे जैसे आप -1 से बड़ा इनपुट डालोगे आउटपुट छोटा होने लग गया। पहले पाई हुआ, फिर जब तक आप 0 पे आए आउटपुट π/2 हो गया, जब 1 पे आए तो आउटपुट 0 ही आ गया। तो इसका जो आउटपुट है, जो इसकी रेंज है, वो 0 से पाई तक है। अगर कोई आपको बोलता है कि कॉस इनवर्स का आउटपुट 2 पाई आ रहा है, तो वो गलत है, इट इज इम्पॉसिबल। कॉस इनवर्स का आउटपुट 2 पाई नहीं आ सकता। कॉस इनवर्स के इनपुट में जो वैल्यूज होती हैं वो भी -1 से 1 तक ही जा सकती हैं। आप कॉस इनवर्स 3 नहीं लिख सकते हो, दिस इज टेक्निकली इम्पॉसिबल। ये इनकरेक्ट है, गलत है, ये नहीं लिख सकते ऐसा आप। ठीक है,
अच्छा, cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन आता है दैट इज -1/√(1 - x²). मतलब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का नेगेटिव होता है इसका डिफरेंशिएशन। फिर नेक्स्ट ग्राफ है बच्चों tan इनवर्स x। दिस इज द ग्राफ। देखो tan इनवर्स का ग्राफ इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे जैसे आप वैल्यूज बढ़ाओगे, इनपुट बढ़ाओगे, tan इनवर्स का आउटपुट बढ़ने लगेगा। लेकिन इसका आउटपुट जो है वो इनडेफिनेटली नहीं बढ़ता, इसका आउटपुट बढ़ते बढ़ते π/2 को अप्रोच करेगा, π/2 के थोड़ा सा पहले तक जाएगा, उससे π/2 या उससे ऊपर नहीं जा सकता। इसी तरह से -π/2 या उससे छोटा आउटपुट नहीं दे सकता। अगर कोई मुझसे बोलता है कि भैया tan इनवर्स x की वैल्यू मेरी 3π/4 आ रही है, इसका मतलब वो बेवकूफ है, या फिर वो गलत कर दिया, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। tan इनवर्स का वैल्यू जो आउटपुट है वो कभी भी π/2 या उससे ज्यादा नहीं हो सकती, -π/2 उससे छोटी भी नहीं हो सकती। इट हैज टू बी बिटवीन -π/2 एंड π/2। तो अगर आप इसकी रेंज देखते हैं तो रेंज है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल्स में। इनपुट में कुछ भी रख लो, tan इनवर्स 100, tan इनवर्स 1000, tan इनवर्स 10,000, सब डिफाइंड है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में रेस्ट्रिक्शन था -1 से 1 तक का, tan इनवर्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इनपुट में आप कुछ भी डाल दो, लेकिन आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड है -π/2 से π/2। और इसका जो डिफरेंशिएशन आता है ये आता है 1/1 + x²। ठीक है, आप देख सकते हो अभी तक हमने देखा था साइन इनवर्स का ग्राफ इंक्रीजिंग है, ऊपर जा रहा है। कॉस इनवर्स का ग्राफ डिक्रीजिंग है, नीचे आता है और 0 से पाई तक ही रहता है। और tan इनवर्स का ग्राफ भी इंक्रीजिंग है और -π/2 से π/2 तक के बीच में। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ बच्चों है हमारे पास अब y = sec इनवर्स x। देखिए सेक इनवर्स का ग्राफ कैसा है, -∞ पे इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट π/2 होगी, यहां से शुरू हुआ, इंक्रीज करता हुआ ऊपर तक गया, 1 पे इसकी वैल्यू -1 पे इसकी वैल्यू पाई हो जाएगी। -1 से 1 के बीच में ग्राफ है ही नहीं। अगर आप देखना चाहें कि भाई सेक इनवर्स 1/3 कितना होगा, तो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आप देखो 1/3 पे ग्राफ ही नहीं है, ऊपर नीचे कहीं ग्राफ नहीं है। ग्राफ कहाँ कहाँ पर होगा, जब तक कि x की वैल्यू इनपुट में -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू इंफिनिटी। सेक इनवर्स के इनपुट में यदि आप -1 या उससे छोटी वैल्यू डालो या 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज डालो, तब तक ही सेक इनवर्स कोई रियल आउटपुट देता है। अच्छा, आउटपुट कहां से कहां तक दे सकता है, तो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आ सकती है 1 पे, और मतलब इसका आउटपुट में 0 आ सकता है, और आउटपुट में पाई तक जा सकता है। रास्ते में ये π/2 आउटपुट में नहीं मिलेगा आपको। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2। सेक इनवर्स का आउटपुट, अगर कोई मुझसे बोलता है कि यार सेक इनवर्स की वैल्यू, मैंने किसी चीज का सेक इनवर्स करा और मेरे पास आंसर π/2 आ गया, ये संभव नहीं है, इट इज इनकरेक्ट, पॉसिबल ही नहीं है। कोई बोलता है कि यार सेक इनवर्स करने पे मुझे आउटपुट में -π/2 मिल रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि सेक इनवर्स नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता। सेक इनवर्स का आउटपुट 0 से पाई तक ही होता है, उसमें भी π/2 नहीं आएगा। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2। ये ग्राफ बच्चों याद रखिएगा, डोमेन और रेंज सबकी याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन भी देख लेते हैं। ये होता है -1/1 + x²। tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन था उसका नेगेटिव। इनफैक्ट ये मजेदार भी है कि अगर जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से शुरू होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन से। देखो कॉस इनवर्स के साथ एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, सी से जो भी फंक्शन शुरू हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन है। कॉस इनवर्स नेगेटिव डिफरेंशिएशन माइनस साइन के साथ देता है, कॉट इनवर्स आपको माइनस साइन के साथ दे रहा है, कोसेक इनवर्स अभी हम देखेंगे माइनस साइन के साथ ही देगा, क्योंकि ये भी सी से शुरू हो रहा है। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू होते हैं उनके डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन के साथ होते हैं। और नेगेटिव साइन अगर डिफरेंशिएशन में है तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। आप देख सकते हो कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग था, मतलब सॉरी, ये आपका कॉस इनवर्स वाज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा, नीचे की तरफ आएगा ग्राफ आपका। अभी हम देखेंगे कोसेक इनवर्स, आप देखो डिक्रीजिंग है,
क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है कोसेक इनवर्स का, दैट इज माइनस, अच्छा बच्चों मैंने सॉरी ऊपर कॉट इनवर्स का लिख दिया गलती से, डिफरेंशिएशन ये सेक इनवर्स होगा, सेक इनवर्स का देख रहे थे ना हम, तो ये सो सॉरी, दिस इज सेक इनवर्स एक्स। 1/mod x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स में ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, -1/mod x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन माइनस साइन के साथ है क्योंकि नाम सी से शुरू हो रहा है, और डिक्रीजिंग भी हो गया। आप देखो इसकी जो डोमेन है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। कोसेक इनवर्स के इनपुट में आप -1 से 1 तक की वैल्यूज नहीं डाल सकते हैं, या तो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू डालिए इनपुट में, या -1 या उससे छोटी वैल्यू डालिए। इसका आउटपुट भी π/2 से ज्यादा नहीं आ सकता, -π/2 से छोटा नहीं हो सकता, और आउटपुट में 0 भी नहीं आ सकता। अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई कोसेक इनवर्स करने पर किसी को पाई मिल गया है, तो वो गलत है, ये संभव नहीं है। कोसेक इनवर्स का आउटपुट π/2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, और ना ही -π/2 से छोटा हो सकता है। कोसेक इनवर्स का आउटपुट 0 भी नहीं आ सकता। रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स इज -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। अच्छा, लास्ट ग्राफ आपका है कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो अभी मैंने ऊपर लिखा ही था, फिर से लिख देता हूं। ये तो बच्चों हो गया कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन। आप देख सकते हो नेगेटिव साइन आ रहा है क्योंकि सी से शुरू होता है। नेगेटिव साइन मतलब डिक्रीजिंग, ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। और कॉट इनवर्स की जो रेंज आएगी, जो उसका आउटपुट है, वो 0 से पाई ओपन इंटरवल। रेंज है 0 से पाई ओपन इंटरवल। 0 नहीं आ सकता आउटपुट में, पाई नहीं आ सकता, और पाई से बड़ी वैल्यू का सवाल ही नहीं उठता, 0 से छोटी वैल्यू भी आउटपुट में नहीं आएगी। इनपुट में आप कुछ भी डाल सकते हो, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों के इनपुट में हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। आउटपुट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, 0 से पाई। तो अभी तो बच्चों आज आपको एक बार ये ग्राफ्स याद करने पड़ेंगे, डोमेन और रेंज इन ग्राफ्स की याद करनी पड़ेगी, ठीक है, और डिफरेंशिएशंस इनके याद होने चाहिए। तो लर्न दीज थिंग्स एट होम, मेक श्योर कि आपको अगली क्लास तक ये याद हो जाए, क्योंकि इनका हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए अब थोड़े से सर एग्जाम, हाँ बेटा। सर ये मॉड एक्स कैसे आता है जब डिफरेंशिएट करते हैं तो? मतलब मेरा तो एक्स ही आता नहीं नहीं, वो बेटा उसका कारण है कि जब आप इसमें डिफरेंशिएशन करते हो तो आप पहले एक्स की जगह कोसेक थीटा रखते हो, और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा की वैल्यू थीटा नहीं होती, वो अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी में, अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग बनती है, ये है। कारण ओके। है उसका, है ना। चलिए अब बच्चों देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स जो अभी तक हमने पढ़ा है इसके ऊपर, कुछ सीधे से क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑल द क्वेश्चन जो भी हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये डिनोट करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, और जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये डिनोट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करेगा। जिन लोग को फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में कंफर्टेबल नहीं हो तो ज्यादा परेशान मत होना, कोशिश करना मैक्सिमम समझ में आ जाए। क्वेश्चन सिंपल ही है बहुत ज्यादा, तो उनका यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई छोटा मोटा गैप होगा तो परेशान मत होना, है ना, अलग से पूछ लीजिएगा उसको आप लोग, या क्लास के लिए जब आओगे तब पहले थोड़ा सा पहले आके पूछ जाना उनको। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ ग्राफ्स बना दिए हैं बगल में रेफरेंस के लिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि अभी आपको ये ग्राफ्स याद नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने बगल में बना दिया है। लेकिन अगली क्लास से ग्राफ मैं नहीं बनाऊंगा, और आपसे एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आपको ग्राफ्स डोमेन और रेंज याद हो इनवर्स फंक्शंस की। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आपको इस फंक्शन की डोमेन बतानी है और रेंज भी बतानी है, ठीक है। चलिए पहले डोमेन कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये कॉस इनवर्स का ग्राफ है। आप देख सकते हो कॉस इनवर्स के ग्राफ में जो इनपुट है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स के इनपुट में क्या डाला हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो जाहिर सी बात है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, ठीक है।
अब सोच के देखिए, जो लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर का थोड़ा बहुत आइडिया हो वो लोग जानते होंगे कि -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करने पे आपको -2 मिलता है, और 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करने पे आपको 1 मिलता है। ठीक है, तो यदि किसी नंबर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रही है, तो हम गारंटी से बोल सकते हैं कि वो नंबर जो होगा x, वो -1 या उससे बड़ा होगा। क्योंकि अगर आप -1.1 ले लोगे x को, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा, ना कि -1। तो इसलिए -1 से लेकर 2 तक आप जा सकते हो। ध्यान रखिएगा 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 आता है। तो अगर आप x की वैल्यू 2 से थोड़ी छोटी रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये डोमेन हो गई। अच्छा, अब रेंज पे चलो। रेंज मतलब होता है कि इस फंक्शन का आउटपुट क्या क्या आ सकता है, इस पूरे फंक्शन का आउटपुट क्या क्या होगा। तो बच्चों देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू एक इंटीजर होती है, इसका आउटपुट एक इंटीजर होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? इट कैन बी -1, 0 और 1। यही तीन वैल्यूज तो दे सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 होगी, या 0 होगी, या 1 होगी। 2 या 3 या 4 हो गई तो फिर ये कॉस इनवर्स डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स का इनपुट तो 1 से -1 के बीच में होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास एक रेस्ट्रिक्शन आएगा कि भाई ये वैल्यू -1, 0 या 1 होगी। इसका मतलब हुआ कि y की वैल्यू या तो कॉस इनवर्स -1 होगी, या फिर कॉस इनवर्स 0 होगी, या फिर कॉस इनवर्स 1 के बराबर आएगी, विच इज कॉस इनवर्स -1 बच्चों होता है पाई। -1 पे आप देख सकते हो वैल्यू पाई आ रही है। कॉस इनवर्स 0 आउटपुट में 0 कब आएगा? 1 पर। सॉरी, कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 हो गई, और कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू हो गई π/2। मतलब मैंने ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ उसको। यहाँ π/2 होना चाहिए, कॉस इनवर्स 0 और कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू आपके पास 0 हो गई। तो इस फंक्शन का जो आउटपुट है, क्योंकि अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट तो एक इंटीजर होगा, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स के अंदर इंटीजर ही जा सकता है, और वो इंटीजर भी -1 से 1 तक ही होगा। तो द ओनली ऑप्शंस आर -1, 0 एंड 1। तो ये तीन आपके आउटपुट आ गए, और ये जो आउटपुट आता है यही आपका रेंज है। इस फंक्शन की रेंज आ गई। तो डोमेन इज -1 to 2, रेंज इज दीज 3 एलिमेंट्स। बस ये तीन ही एलिमेंट रेंज में आएंगे। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। y is equal to sin inverse e to the power x। पहले डोमेन निकालते हैं। देखिए, ये मैंने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रखा है, वैसे आपको याद होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो -1 से 1 तक होता है, डोमेन होती है -1 से 1। यहाँ पे साइन इनवर्स के इनपुट पे आपने रखा है e टू द पावर x, तो इसका मतलब -1 से लेकर e टू द पावर x की वैल्यू 1 तक होनी चाहिए। अब e टू द पावर x पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता e टू द पावर x, तो इसलिए -1 से तो बड़ा हमेशा ही होगा। तो सिर्फ e टू द पावर x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, -1 से बड़ा हमेशा होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं। e टू द पावर x वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो -1 से तो हमेशा बड़ा ही आएगा, अगर नेगेटिव ही नहीं है तो -1 से तो हमेशा बड़ा हो गया। e टू द पावर x लेस देन इक्वल टू 1। e टू द पावर x लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 1 को हम e टू द पावर 0 की तरह सोचें, तो x की वैल्यू -∞ से 0 तक होगी। ये आपकी डोमेन हो गई, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ऐसे रेंज निकालने के लिए क्या करोगे? अब आप देखो, e टू द पावर x जो है, हमने बताया था कि इसका आउटपुट 0 से इन्फिनिटी होता है। e की पावर x की वैल्यू हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक आएगी। इसका मतलब हुआ कि साइन इनवर्स का जो इनपुट है, आपने साइन इनवर्स के अंदर क्या रखा है? e की पावर x, और e की पावर x जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक होता है। तो इसका मतलब देखिए, ध्यान से समझिएगा, साइन इनवर्स का जो ग्राफ है, ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, इसमें साइन इनवर्स के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी? साइन इनवर्स के इनपुट में जाएगा 0 से इन्फिनिटी तक का वैल्यूज, क्योंकि साइन इनवर्स के इनपुट में आपको e टू द पावर x दिया है, और e टू द पावर x 0 से इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स के इनपुट में यहां से यहां तक की वैल्यूज जाएंगी, ये वाली वैल्यूज जाएंगी 0 से इन्फिनिटी। और अगर ये वैल्यूज इनपुट में गई, तो आप ग्राफ से देख सकते हो कि आउटपुट जो होगा वो, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो आउटपुट यहां से यहां तक आएगा। दिस विल बी द आउटपुट। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y becomes
0 से पाई बाई 2। सर e टू द पावर x 0 से 1 पे जाएगा। क्या चीज? e टू द पावर x। नहीं, 0 से 1 तो जाएगा, मतलब मैं तो वो बता रहा हूँ कि जो साइन इनवर्स का इनपुट है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव होगा तो आप ग्राफ में एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक जा यस पाओगे। 1 के आगे तो यस। वैसे नहीं जा सकते, तो ग्राफ ही नहीं है, क्या मतलब है? ठीक है बच्चों, चलिए एक और देखते हैं, थर्ड पार्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आ जाता है आपको, अप्रोच समझ डेवलप होने लगती है धीरे धीरे, देख देख कर कैसे सोचना होता है। y इज इक्वल टू, मान लीजिए कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब फिर से कॉस इनवर्स का ग्राफ ये बना हुआ है आपके सामने, और मुझे पता है कॉस इनवर्स के इनपुट में जो वैल्यूज होंगी वो -1 से 1 तक होते हैं, तो इसका मतलब -1 से लेकर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 तक होनी चाहिए। अब आप लोग ऑलरेडी ये चीज जानते हैं कि फ्रैक्शनल एक्स जो होता है वो आउटपुट 0 से 1 तक देता है। आउटपुट ऑफ फ्रैक्शनल एक्स इज 0 to 1। तो मैंने कहा कि फ्रैक्शनल एक्स -1 से 1 होना चाहिए, और फ्रैक्शनल एक्स वैसे ही 0 से 1 के बीच में होता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये तो हमेशा ट्रू होगा, x बिलोंग्स टू r। आप x को कोई भी रियल नंबर डाल दो, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 आएगी, और इसीलिए वो -1 से 1 के बीच में ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। ठीक है, तो एज, तो x बिलोंग्स टू r बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये आपकी डोमेन हो गई, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज पे चलते हैं। रेंज के लिए आप देखिए ध्यान से कि फ्रैक्शनल x जो होता है वो 0 से 1 होता है। इसका मतलब हुआ कि कॉस इनवर्स के इनपुट में जो वैल्यूज जाएंगी, कॉस इनवर्स के अंदर जो वैल्यूज जाएंगी वो 0 से 1 तक जाएंगी। अगर हम कॉस इनवर्स का ग्राफ देखें, देखिए ये रहा कॉस इनवर्स का ग्राफ यहाँ बना हुआ है। इसके बच्चों इनपुट में 0 से 1 तक की वैल्यूज जाएंगी, यहां से यहां तक की वैल्यूज जा सकती है, क्योंकि कॉस इनवर्स के इनपुट में फ्रैक्शनल एक्स है, और फ्रैक्शनल एक्स 0 से 1 होता है। तो इसका मतलब इनपुट में 0 से 1 तक की वैल्यूज जाएंगी, इंक्लूडिंग 0, एक्सक्लूडिंग 1। 1 नहीं रख सकते आप। तो कॉस इनवर्स का आउटपुट सोच के देखिए कहां से कहां तक आ जाएगा। 0 से पाई बाई 2 होता है। हाँ, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स का आउटपुट आ जाएगा 0 पे क्लोज्ड, मतलब सॉरी 0, ये 0 पे वैल्यू मिलेगी पाई बाई 2, जो कि आपको 0 पे मिल जाएगी। 1 पे वैल्यू 0 मिलती, लेकिन चूंकि आप 1 तक जा नहीं पाओगे, कॉस इनवर्स की वैल्यू 1 तक ओपन इंटरवल में जाती है, तो आपका जो रेंज आएगी दैट विल बी, मतलब इट्स राइट ओपन इंटरवल। इसको फिर से लिख देता हूं एक बार। जीरो से पाई बाई 2 है ना, क्योंकि इनपुट 0 से 1 तक जा पाएगा, 1 भी नहीं हो पाएगा। फ्रैक्शनल एक्स जो होता है वो 1 तक ही जाता है। जिन लोगों को नहीं पता वो अभी थोड़े समय के लिए याद कर लो कि फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पार्ट और देखते हैं। एंड लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं इस ग्राफ को इसके साथ ही चिपका देता हूँ। ये काम करें, थर्ड पार्ट को थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं, नोट्स में आपको दिख जाए आराम से। चलिए एक फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में बच्चों हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट इनवर्स सिग्नम एक्स, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। कॉट इनवर्स सिग्नम एक्स, ठीक है। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले डोमेन से देखते हैं। अब मुझे पता है ये कॉट इनवर्स का ग्राफ बना हुआ है, आप देख रहे हो डिक्रीजिंग है, 0 से पाई रेंज होती है इसकी। तो कॉट इनवर्स का ये ग्राफ बना हुआ है। सिग्नम एक्स, कॉट इनवर्स के बच्चों इनपुट में तो कोई लफड़ा नहीं है, मतलब सिग्नम एक्स कुछ भी हो सकता है। यू कैन पुट सिग्नम एक्स शुड बी रियल नंबर,
x की वो वैल्यूज होंगी जहां पे सिग्नम x रियल नंबर हो। अब सिग्नम x अगर आप लोग को याद हो तो सिग्नम x में लिख भी देता हूँ यहाँ पे। -1 सिग्नम x होता है -1 यदि x नेगेटिव हो, 0 यदि x 0 हो, 1 यदि x पॉजिटिव हो। सिग्नम मतलब होता है कि इनपुट का साइन क्या है। सिग्नम मतलब साइन, साइन मतलब इसको सिग्नम बोलते हैं। और सिग्नम जो वर्ड है ये एक्चुअली यहां से बन रहा है, साइन। साइन तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव साइन जिसको मैथ्स में +1 लिखते हैं, नेगेटिव साइन -1, और एक न्यूट्रल साइन जिसको हम 0 लिखते हैं। तो यदि सिग्नम का इनपुट नेगेटिव होता है तो सिग्नम सिग्नम एक्चुअली ये बताता है कि उसका इनपुट का साइन क्या है। यदि आपने इनपुट में नेगेटिव डाला तो सिग्नम आउटपुट में -1 देगा। यदि आपने इनपुट में 0 रखा तो आउटपुट में 0 आएगा। अगर सिग्नम के इनपुट में आपने पॉजिटिव नंबर रखा तो सिग्नम बताएगा कि इनपुट का साइन क्या है, तो इनपुट पॉजिटिव है तो वो +1 दे देगा आउटपुट में, है ना। ये सिग्नम होता है। कॉट इनवर्स में आपको एडवांटेज ये है कि कॉट इनवर्स के इनपुट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इसका मतलब सिग्नम एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आपको एक्स की वैल्यूज बतानी है जहां पे सिग्नम एक्स रियल नंबर हो। तो बच्चों सिग्नम एक्स तो मुझे दिख ही रहा है कि यार ये तो बेचारा हमेशा रियल ही है। अगर एक्स नेगेटिव होगा तो भी रियल नंबर है, एक्स 0 हुआ तो भी रियल नंबर आता है, एक्स पॉजिटिव हुआ तो भी रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब एक्स कुछ भी हो जाए, सिग्नम एक्स तो हमेशा रियल नंबर आएगा ही आएगा। और ये आपकी डोमेन हो गई। अब चलते हैं रेंज पर। रेंज के लिए देखिए कि सिग्नम एक्स का जो आउटपुट है, आउटपुट, तो सिग्नम एक्स का आउटपुट मुझे दिख रहा है या तो -1 होता है या 0 होता है या +1 होता है। तो सिग्नम एक्स का आउटपुट -1, 0 या 1 में से कुछ होगा, विच इंप्लाइज कि कॉट इनवर्स सिग्नम एक्स, इसकी वैल्यू जो होगी वो या तो कॉट इनवर्स -1 होगी, या कॉट इनवर्स 0 होगी, या फिर कॉट इनवर्स 1 होगी। यही तीन ऑप्शन है। अच्छा, कॉट इनवर्स -1 कितना होगा, देखिए -1 यहां आता है। कौन से एंगल का कॉट लेने पे आपको -1 मिलेगा? So that particular angle will be how much? This will be 3π/4। पाई से छोटा एंगल होना चाहिए ना, 3π/4। तो ये कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू हो गई 3π/4। फिर एक आपको बच्चों मिल रहा है कॉट इनवर्स 0। 0 तो हमको पता है π/2 पे को है ना, कॉट π/2 0 होता है। तो कॉट इनवर्स 0 विल बी π/2। फिर कॉट इनवर्स 1, कौन से एंगल का कॉट लेने पे आपको 1 मिलेगा? ये मिलता है π/4 पे। तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन कॉट इनवर्स सिग्नम एक्स। यहां तक बच्चों अगर सबको समझ में आ रहा है तो टाइप यस, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। सबको समझ में आ रहा है तो टाइप यस, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो इसके अंदर। चलो वेरी गुड, अब आगे चलते हैं। लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन है, यू टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना। आपको इस फंक्शन की डोमेन बतानी है, ध्यान रखिएगा। तो डोमेन के लिए कंडीशंस क्या क्या होंगी? एक तो ये जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शनल एक्स है ना, ये डिनोमिनेटर जो है ये 0 नहीं हो सकता। फिर साइन इनवर्स का इनपुट जो है वो -1 या उससे बड़ा होना चाहिए। और साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो 1 या उससे छोटा होना चाहिए, है ना। ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी, मतलब बीच में एंड लग रहा है, ये सिंबल मतलब होता है एंड। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दिस शुड बी ट्रू एंड दिस एंड दिस। सो देयरफॉर, अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होने का मतलब हुआ कि एक्स शुड नॉट बी एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं उनका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है? दिस इज
x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यदि x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होना चाहिए तो x शुड नॉट बी एन इंटीजर। अब सेकंड कंडीशन पे बच्चों चलते हैं। मुझे ये भी पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 होती है। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 होती है। तो फ्रैक्शनल पार्ट यदि नॉन नेगेटिव है तो इससे आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो। which means greatest integer of x plus fractional part of x should be greater than equal to 1। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 x के बराबर ही होती है। सॉरी, यहाँ 0 आएगा। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सेकंड कंडीशन से पता चला कि भाई x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली कंडीशन कह रही है x शुड बी नॉन इंटीजर, सेकंड कंडीशन कह रही है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चलते हैं तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन में बच्चों आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी लेस देन और इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू तो 0 से 1 है, तो इसका मतलब हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी लेस देन 1, है ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 1 से ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता, 1 या 1 से बड़ा हो नहीं सकता। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x को इसके बराबर रख सकते हो या इससे छोटा रख सकते हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू पक्का 1 से छोटी होगी। और यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, आपको लेस देन 1 चाहिए, तो 1 से छोटी वैल्यू तक। सर अब आपको ऐसी वैल्यू देखनी है जो बच्चों तीनों में कॉमन हो। तो देयरफॉर x सर बिलोंग्स टू, हाँ बेटा, सर उसमें वो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से भी तो छोटा होना चाहिए ना, कहाँ पे? थर्ड केस। 0 से छोटा क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि बराबर भी तो रख सकते हो। जैसे मान लो कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, है ना, मान लेते फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.8 आ गई, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है तो उसके बराबर रखो, बराबर तो रख नहीं सकते, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फिर 0 रखनी पड़ेगी भाई, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 से छोटी, अगली वैल्यू तो 0 ही होगी ना। 1 से छोटी नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है? 0 ही हाँ, तो हुई। यस सर, यस सर। हाँ ग्रेटेस्ट हाँ, इंटीजर है समझ ये, गया, समझ गई? समझ गया। हम्म। तो x की वैल्यू हो गई 0 से 1। देखो आप तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये कह रहा है 0 या 0 से बड़ा हो, ये कह रहा है 1 या 1 से छोटा हो, और ये कह रहा है इंटीजर ना हो। तो कॉमन वैल्यू क्या हो गई? 0 से 1। और अगर अब आप ऑप्शंस मैच करोगे तो विल गेट द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है ना, मतलब डोमेन के ऊपर और सिंपल ग्राफ्स के ऊपर। नेक्स्ट टाइम पे आपको ग्राफ्स याद होंगे तो ज्यादा मजा आएगा क्वेश्चंस करने पे। घर पे इन क्वेश्चंस को दोबारा से करके देखिएगा आज, और कोशिश करिएगा ग्राफ्स, डोमेन, रेंज और डिफरेंशिएशंस रटे हुए हो। सर हाँ, सर ऊपर 1 पे ओपन इंटरवल आना चाहिए थर्ड केस में, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती। तो 1 पे ओपन ही तो लिया है अच्छा, ठीक है सर। ना, लेस देन 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। You to find the total number of solutions of the equation sin fractional part x is equal to cos fractional part of x। तो इसको बच्चों इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हो, sin tan fractional part of x is 1, which means fractional part of x is equal to tan inverse 1, fractional part x is equal to pi by 4। ठीक है, इस इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए मैं फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ बना देता हूं। ये लाइन जो है ये 1 है, आपसे बच्चों इंटरवल दिया है 0 से लेके 2 पाई। अब ध्यान रखिए पाई की वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 3.14, तो 2 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 6.28। तो यानी कि मुझे 6.28 तक का ग्राफ बनाना है, यहां तक का, है ना। ये
दिस वैल्यू 6.28 अप्रोक्सीमेटली, विच इज 2 पाई। क्या चलो 2 पाई लिख देते हैं ना, लेट्स नॉट राइट 6.28। ये 2 पाई हो गया, ठीक है। तो ये तो बच्चों हमने ग्राफ बनाया है ब्लू वाला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब ये हमने लेफ्ट साइड का ग्राफ बना दिया ना, अब हम ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू पाई बाय 4, राइट साइड का ग्राफ। देखिए पाई बाय 4 की लाइन ऐसी बनेगी, ये लाइन है पाई बाय 4, y इक्वल टू पाई बाय 4। पाई बाय 4 की वैल्यू ध्यान रखिएगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.14 अपॉन 4, विच इज 0. करीब करीब 0.78 के आसपास आएगी, करीब करीब है ना, अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी 0.78। तो ये 0.78 मतलब हो गया कि 1 से नीचे बनेगी, 0 से 1 के बीच में बनेगी। अच्छा 2 पाई का ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 पाई जो होता है दैट विल बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6.28 विच इज 0.28। तो ये जो फ्रैक्शनल एक्स वाला है ना, ये वैल्यू जो होगी 2 पाई पे, जो फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू आएगी वो 1 मतलब पाई बाय 4 से छोटी आएगी। ये ग्राफ का पोर्शन, ये वाला पोर्शन नीचे होगा, ये 0.28 पर है, और ये लाइन जो है ऊपर पाई बाय 4 पे जा रही है। अब आप चेक कर सकते हो कि दोनों ग्राफ कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। देयर इज वन इंटरसेक्शन हियर, सेकंड इंटरसेक्शन, तीसरा इंटरसेक्शन, चौथा, पांचवा, छठा। तो दोनों ग्राफ जो है 6 जगह पे इंटरसेक्ट करे। तो देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज 6 solutions and this implies option number B। टोटल 6 सॉल्यूशंस आ जाएंगे आपके पास इस इक्वेशन के, ठीक है। फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ आपको इसमें याद होना चाहिए। बाकी तो ग्राफिकल कंसेप्ट है कि अगर आपके पास कभी भी इक्वेशन हो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो आप क्या करते हो, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हो और एक y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ बना लेते हो और दोनों को सॉल्व कर देते हो, है ना। दोनों को इक्वेट करने के लिए दोनों के ग्राफ सॉल्व कर देते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स। will give the solution of the equations, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कई बार कि आप कोई अगर इक्वेशन दी है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो आप एफ एक्स का ग्राफ बनाएं, जी एक्स का ग्राफ बनाएं और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट चेक कर लें। हमने यहाँ पे वही करा है, फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ बना लिया, वाई इक्वल टू पाई बाय 4 का ग्राफ बनाया ऑरेंज लाइन, और दोनों में देखा इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए एक और देखते हैं, लेट्स लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स फिर लॉग बेस 4/5 ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ये बच्चों मैंने रेफरेंस के लिए आपके लिए कॉट इनवर्स का ग्राफ बना रखा है, ठीक है। तो मुझे इस फंक्शन की रेंज चाहिए। देखो ये अच्छा खासा भारी भरकम फंक्शन है, कॉट इनवर्स है, फिर लॉग भी है, फिर अंदर क्वाड्रेटिक भी है। चलिए पहले अंदर वाले फंक्शन से शुरू करते हैं। लेट gx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। अब g डैश x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10x माइनस 8। इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए तो x की वैल्यू आ गई 4/5। द वैल्यू ऑफ x इज 4/5। तो इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू जो आएगी वो 4/5 पे आएगी। g मिनिमम इज इक्वल टू g ऑफ 4/5। अब 4/5 इसमें रख दोगे तो वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों 16/5, तो माइनस 16/5, दिस विल गिव यू 4/5 ओनली। ये एलसीएम लेके 4/5 आएगा। तो मतलब g की मिनिमम वैल्यू 4/5 है, और ये तो दिख ही रहा है g की मैक्सिमम वैल्यू कैन बी इनफाइनाइट। इन्फिनिटी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है ना जब आप x को इन्फिनिटी रखोगे। सो देयरफॉर ये जो gx है बच्चों, इसकी रेंज हमें पता चल गई कि ये 4/5 से इन्फिनिटी के बीच में आएगा, ठीक है। ये इसके बारे में तुमको पता चल गया।
अब मुझे इसका लॉग देखना है और बेस है 4/5, तो मैं एक लॉग का ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, मैं लॉग का ग्राफ बना रहा हूं बेस 4/5 लेकर। अगर आपको ध्यान हो तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग होता है इस तरह से, 0 यस सर। 1। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू log x बेस 4/5। अच्छा, लॉग का जो इनपुट है, उस इनपुट में बच्चों हम वैल्यू कहां से कहां तक डालेंगे? लॉग का इनपुट gx है, यहाँ पे लॉग का इनपुट है gx, और gx की वैल्यू 4/5 से इंफिनिटी है। तो इसका मतलब लॉग का जो इनपुट जाएगा वो आपका 4/5 यहां से शुरू होगा, 4/5 से इंफिनिटी ऐसे चलेगा। दिस विल बी द रेलेवेंट पोर्शन जो हमारे काम आएगा, 4/5 से इंफिनिटी तक। चलिए 4/5 पे वैल्यू देख लेते हैं कितनी आएगी। ये ऑरेंज है 4/5, तो 4/5 पे बच्चों इस ग्राफ की वैल्यू आती है 1। 1। 4/5 पे log 4/5 टू द बेस 4/5, है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब ये 1 से, जब आप 4/5 से आगे जाओगे तो ये जो ग्राफ होगा ये 1 से नीचे वाला पोर्शन काम आएगा। ये ग्राफ रेलेवेंट है हमारे लिए, ये ग्राफ यूज होने वाला है। और आप देख सकते हैं इस ग्राफ का आउटपुट कहां से कहां तक आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। तो देयरफॉर log 4/5 इसकी बच्चों जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। ध्यान से देखिए, है ना, ये जो ग्राफ है ये माइनस इंफिनिटी से 1 तक जाएगा। अब ये जो पूरा पोर्शन है ये माइनस इंफिनिटी से 1 तक है, और ये कॉट इनवर्स का इनपुट है। मतलब कॉट इनवर्स के इनपुट में जो वैल्यू जाएंगी वो कहां से कहां तक जाएंगी, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, यहां तक की वैल्यू जाएंगी। माइनस इंफिनिटी से 1 तक ये कॉट इनवर्स के इनपुट में जाएगा। 1 पे इसका आउटपुट कितना आएगा, π/4। π/4। तो देयरफॉर द रेंज ऑफ द फंक्शन, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है लेकिन मजेदार है, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है इसमें। रेंज ऑफ y इक्वल टू कॉट इनवर्स log बेस 4/5 5x² minus 8x plus 4 is π/4 to π। π/4 क्लोज इंटरवल से लेकर पाई ओपन इंटरवल। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये बच्चों मतलब बेसिक डोमेन रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स, या पुराने कोई फंक्शन जो आपके पढ़े हुए उनके ग्राफ्स का कैसे यूज हो रहा है, तो दीज वर सम इलस्ट्रेशंस। ठीक है, यहाँ तक अगर सबको समझ में आ रहा है तो यस टाइप कर दो, फिर आगे चलें। विल बी लुकिंग एट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं जो फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसपे जेईई मेंस में, यहाँ तक समझ में आना चाहिए उसके लिए। और कोई डाउट हो तो आराम से पूछ लेना, है ना। कल क्लास है, कल भी थोड़ा सा पहले आके भी पूछ सकते हो डाउट्स वगैरह अगर कुछ हो इस एरिया में तो। चलिए लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू बतानी है। यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब मैं एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट। यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2 प्लस sin ऑफ 2 tan इनवर्स 3। दिक्कत ये है कि हमें tan इनवर्स 2 की वैल्यू नहीं पता, हमें नहीं पता ये कौन सा एंगल होगा, तो कैसे इसको डील करेंगे। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट। देखिए आप एक काम करिए, आपको दिख रहा है कि 2 tan इनवर्स 2 है ना, तो 2 tan इनवर्स 2 को हम थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेते हैं। assume this as अल्फा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। सो यार एक काम करो, सिर्फ इसको tan इनवर्स 2 को अल्फा मान लो। यस ठीक है, सर। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। tan अल्फा विल बी 2। यदि tan इनवर्स 2 की वैल्यू अल्फा है तो tan अल्फा की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह से आप थोड़ी देर के लिए tan इनवर्स 3 को बीटा मान लीजिए।
तो यहां से tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, tan बीटा विल बी 3। ठीक है, तो अब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को अगर हम ई से डिनोट करें तो एक्सप्रेशन ई इज इक्वल टू cos 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा। एक्सप्रेशन की वैल्यू इसके बराबर आ गई। अच्छा, अब cos 2 अल्फा, आपको बच्चों tan अल्फा और tan बीटा पता है, तो यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज cos 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। sin 2 beta can be written as 2 tan beta upon 1 plus tan square beta, है ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास। अब हमें tan अल्फा पता है 2 के बराबर है, और हमें tan बीटा पता है 3 के बराबर। So that is minus 3/5 plus 3/5। 6/10 को आप 3/5 लिख सकते हो, and that is 0। यही हमें प्रूव करना था, मतलब एक्चुअली दिस वाज, ये आंसर गिवन है आपको कि 0 होगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, बी पार्ट। साइन ऑफ आर्क साइन मतलब होता है इनवर्स। आर्क मत अगर लगाओ ना कभी भी, आर्क साइन मतलब होता है साइन इनवर्स। ये रशियन नोटेशन है जनरली। ऐसे ही आर्क कॉस लिखा हो तो इसका मतलब कॉस यस सर, इनवर्स। ठीक है, आर्क टेन मतलब टेन इनवर्स। तो आपको ये फंक्शन दिए हुए हैं, तो देखिए हम एक काम करें, हमें चाहिए साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो हम एक काम करते हैं, वी अज्यूम दैट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू अल्फा। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा बिकम्स 3/5। और चूंकि आपने अल्फा को साइन इनवर्स माना हुआ है, तो यहाँ पे ये भी कंफर्म है कि अल्फा की वैल्यू -π/2 से π/2 तक ही होगी, क्योंकि साइन इनवर्स -π/2 से π/2 के बीच में ही आउटपुट दे सकता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से बच्चों हम अज्यूम कर लेते हैं कि कॉस इनवर्स 3/5 इसको बीटा मान लीजिए, तो कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। अच्छा फिर से यहां भी कंफर्म है कि चूंकि बीटा को आपने cos इनवर्स 3/5 माना है, cos बीटा 3/5 हो रहा है, इसका मतलब बीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 से पाई होगी। और थोड़ा सा और समझदारी अगर आप लगाओ तो आप इस इंटरवल को और छोटा कर सकते हो, मतलब और नैरो कर सकते हैं हम इस इंटरवल को। कैसे? क्योंकि साइन अल्फा पॉजिटिव आ रहा है, तो बच्चों मैं ये भी गारंटी से क्लेम कर सकता हूं कि अल्फा की वैल्यू 0 से π/2 होगी। यस सर, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, क्योंकि साइन अल्फा जो है वो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अल्फा पॉजिटिव होता है। इसी तरह से कॉस बीटा भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी 0 से π/2 तक ही है। ठीक, और अब ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास ई, दिस एक्सप्रेशन इज साइन अल्फा माइनस बीटा। ये साइन अल्फा माइनस बीटा बन गया, इसको आप लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अच्छा अब देखिए, साइन अल्फा की वैल्यू आपको पता है 3/5, कॉस बीटा की वैल्यू भी आपको पता है 3/5, माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू हमको नहीं पता। हमें साइन अल्फा पता है लेकिन हमें कॉस अल्फा नहीं पता है। तो क्या बच्चों हम साइन अल्फा की हेल्प से कॉस अल्फा निकाल सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। तो इस फॉर्मूला से हमको कॉस अल्फा पता चल जाएगा, दैट विल बी 4/5। सेम आर्ग्यूमेंट, कॉस बीटा पता है 3/5, तो क्या हम साइन बीटा निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो 3/5, नहीं सॉरी, दिस विल बी आल्सो 4/5। Yes, sir. So we get 9/25 minus 16/25, which is minus 7/25. ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वैल्यूज रख रख के आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू पे क्या साइन बनेगा।
चलिए और करते हैं, लेट्स सॉल्व द सी पार्ट, तीसरा पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों आपसे पूछा गया है tan ऑफ हाफ cos इनवर्स रूट 5/3। मैं एक काम करता हूं, हाफ ऑफ cos इनवर्स रूट 5/3 इसको अल्फा मान लेते हैं। जैसे यदि हाफ हो ना तो इस पूरे को हाफ को अल्फा के साथ ले लिया करो, यदि यहाँ पे 2 हो तो सिर्फ cos इनवर्स वाले को अल्फा मानना। तो इसको पूरे को अल्फा मानते तो इससे फायदा ये हो गया कि आपके पास cos 2 अल्फा की tan वैल्यू वाला आ गई, फॉर्मूला लग जाएगा। cos 2 अल्फा की वैल्यू आ गई रूट 5/3, है ना। द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा बिकम्स रूट 5/3, पहली इक्वेशन। आपको वैल्यू किसकी पता नहीं है? द गिवन एक्सप्रेशन E विल बी इक्वल टू tan अल्फा। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। आपने इसको अल्फा मान लिया, tan अल्फा आपको cos 2 अल्फा पता है, tan अल्फा चाहिए। अगेन यूजिंग द फॉर्मूला मुझे पता है tan अल्फा को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस cos 2 अल्फा। 1 माइनस रूट 5/3 अपॉन 1 प्लस रूट 5/3, 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5। अच्छा, इसको बच्चों थोड़ा सा ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे आसान हो जाएगा। 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 6 प्लस 2 रूट 5, and you can observe that this is the numerator is now root 5 minus 1 का whole square, denominator is root 5 plus 1 का whole square. So this will simplify to root 5 minus 1 upon root 5 plus 1, इसके बराबर आ जाएगा। तो the value of the expression is root 5 minus 1 upon root 5 plus 1। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है साइन ऑफ tan इनवर्स cos cot इनवर्स माइनस 1/√3। अब ये जो -1/√3 ये मजेदार एंगल है, इसका तो हमको वैल्यू पता होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई cot इनवर्स -1/√3 कितना होगा, इसका मतलब हुआ कि pi minus pi by 6। कौन सा एंगल 0 से पाई, कोई cot इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, ध्यान से समझना, cot इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं 0 से पाई में कौन से एंगल का कॉट लेने पे -1/√3 मिलेगा। तो -1/√3 तो मिलेगा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू पाई माइनस pi/3 विच इज 2π/3। तो बेसिकली कॉट 2π/3 की वैल्यू -1/√3 आती है। तो देखिए अब ये चूंकि स्टैंडर्ड एंगल था तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। दिस एक्सप्रेशन कैन नाउ बी रिटन एज साइन ऑफ tan इनवर्स cos ऑफ, इसकी वैल्यू तो बच्चों हमने निकाल ली थी 2π/3। अच्छा, साइन tan इनवर्स, अब बच्चों cos 2π/3 कितना होता है, -1/2। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए। नाउ वी अज्यूम कि लेट tan इनवर्स -1/2 इक्वल टू अल्फा, देयरफॉर tan अल्फा विल बी -1/2। इसके अलावा चूंकि आपने एक नेगेटिव वैल्यू को tan अल्फा की वैल्यू सिंस नेगेटिव आ रही है, तो ये भी कंफर्म है कि अल्फा की वैल्यू -π/2 से 0 होगी। ध्यान रखिएगा tan इनवर्स का आउटपुट -π/2 से π/2 तक ही होता है। और यदि tan इनवर्स नेगेटिव वैल्यू आ रही है, tan इनवर्स नेगेटिव वैल्यू को आप देखोगे तो आपका आंसर -π/2 से 0 आएगा। तो अब ये एक्सप्रेशन बच्चों बचा हमारे पास E इज इक्वल टू साइन अल्फा। आपको tan अल्फा पता है -1/2 है, आपको साइन अल्फा कैलकुलेट करना है। चलिए जल्दी से एक राइट ट्रायंगल बना लो। अल्फा, अल्फा ध्यान रखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट है तो मतलब साइन अल्फा की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये वैल्यू है आपके पास 1, ये है 2, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज आ जाएगा √5। तो दिस विल बी माइनस टाइम्स 1 अपॉन √5। तो वैल्यू ऑफ साइन अल्फा बिकम्स -1/√5। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया कि ये स्टैंडर्ड एंगल निकल आया 2π/3। ठीक है, चलिए लेट्स लुक एट द ई पार्ट।
ई पार्ट बच्चों है साइन ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स 2। तो चूंकि दोनों जगह tan इनवर्स 2 ही है तो हम tan इनवर्स 2 को थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेते हैं। tan अल्फा की वैल्यू 2 हो गई और ये भी कंफर्म हो गया कि अल्फा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में ही होगी। नाउ द गिवन एक्सप्रेशन E becomes sin अल्फा प्लस cos अल्फा। है ना, E की वैल्यू हो गई sin अल्फा प्लस cos अल्फा। और sin अल्फा प्लस cos अल्फा को आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए tan अल्फा 2 है, फिर से राइट ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ये एंगल अल्फा हो गया, tan अल्फा इज 2, सो दिस इज √5। sin अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2/√5। समझ रहे हो? क्योंकि पॉजिटिव है ना, अल्फा 0 से π/2 में है तो sin अल्फा पॉजिटिव आएगा, cos अल्फा भी पॉजिटिव आएगा। पहले क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव आते हैं। प्लस cos अल्फा की वैल्यू 1/√5, so this will be same as 3/√5। चलिए एक f वाला देखते हैं। tan of 2 tan inverse 1/5 minus π/4। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो 2 है ना, तो आप एक काम ये करो कि आप tan इनवर्स 1/5 को अल्फा मानो। Assume this tan inverse 1/5 is alpha, therefore the value of tan alpha becomes 1/5। ये भी कंफर्म है कि अल्फा 0 से π/2 होगा क्योंकि tan अल्फा पॉजिटिव आ रहा है। अब ये एक्सप्रेशन E जो है दिस बिकम्स tan ऑफ 2 अल्फा माइनस π/4। which is, अब ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ठीक है, आपको tan अल्फा पता है और tan 2 अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो दिस कैन बी अगेन रिटन एज 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। है ना, tan 2 अल्फा का जो फॉर्मूला होता है -1 अपॉन 1 प्लस अब बच्चों इसमें वैल्यू डाल दो। tan अल्फा आपको पता ही है तो जस्ट प्लग इन द वैल्यू, तो 2 into 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25 -1 थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखे तो ये बनेगा 24, ऊपर जाएगा 25, 5 से 5 कैंसिल, तो ये बच्चों बन जाएगा 10/24 यानी कि 5/12। दिस विल बी सिंप्लीफाइंग टू -7/17, -7/17 है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब अगेन सम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स जहां पे हमको किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कहीं और पहुंचने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो आई प्रिज्यूम कि आप लोग को ये एग्जांपल अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं जिनकी हमने यूज करा है, खासतौर से ये cos 2 अल्फा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में sin 2 अल्फा, मैं चाहूँ तो फॉर्मूला लिख भी देता हूँ एक बार, जिनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। वैसे आप लोग को याद हो तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए थोड़े से और देखते हैं। देयर आर अराउंड 2 मोर क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन बच्चे और करेंगे फिर वाइंड अप करेंगे सेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके रेफरेंस के लिए मैंने tan इनवर्स x का ग्राफ बना रखा है। नेक्स्ट टाइम पे लेकिन ग्राफ याद होने चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू बतानी है, log tan इनवर्स x बेस 2 1 से बड़ा है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए log 2 tan इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 1। यहां से आपको दो चीजें पता चलेंगी, एक तो tan इनवर्स x पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि log के साथ लिखा हुआ है ना, log के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं तो ये इनइक्वेशन डिफाइन नहीं होगी। एंड सेकेंड कंडीशन इज
tan इनवर्स x मस्ट बी ग्रेटर देन 2। एक तो tan इनवर्स x पॉजिटिव भी हो और tan इनवर्स की वैल्यू 2 से बड़ी हो, तभी उसका log 1 से बड़ा आएगा। अब बच्चों देखो, इन दोनों में एंड लगा हुआ है, दिस इज एंड मतलब कॉमन वैल्यूज। कॉमन वैल्यू क्या होगी दोनों में कॉमन कंडीशन है tan इनवर्स x 2 से बड़ा होना चाहिए, और ये असंभव है। मैंने आपको बताया था tan इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 तक अप्रोच करेगी। tan इनवर्स x कैन नॉट एक्सीड π/2। π/2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.57। π/2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.57 होती है, और tan इनवर्स π/2 से ऊपर जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो भाई tan इनवर्स x की वैल्यू 2 से बड़ी कब आएगी? तो दिस इंप्लाइज नो सॉल्यूशन। इसमें ज्यादातर बच्चे गलती क्या कर जाते हैं इस क्वेश्चन में, कई बार मैंने टेस्ट में दिया हुआ है, कई बार बच्चे गलत करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, यहां से ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये रॉन्ग अप्रोच है, रॉन्ग मेथड। वो गलती क्या करते हैं कि यहाँ से tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2 आ गया ना, तो फ्रॉम हियर दे राइट x इज ग्रेटर देन tan 2, और फिर यहाँ से आंसर आ जाता है tan 2 से इंफिनिटी। लेकिन ये गलत है बच्चों, tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2 हो ही नहीं सकता। वी कैन नॉट हैव tan इनवर्स x एक्सीडिंग π/2। π/2 से बड़ी वैल्यू असंभव है। ये 2 दिया हुआ है, 2 जो है वो π/2 से बड़ा है, π/2 होता है 1.57, और 2 से बड़ा होने का मतलब ही नहीं है ना, तो नो सोल्यूशन आंसर है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है कि यू हैव टू सॉल्व फॉर x। इक्वेशन है cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 5 cot इनवर्स x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। और ये आपकी सहायता के लिए cot इनवर्स x का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो फिर से हम वही करते हैं, cot इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, इक्वेशन देखने में ठीक लगेगी। तो यू गेट t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ग्रेटर देन 0, t माइनस 2 t माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अगर आप 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव है ना, ये साइन स्कीम बना ली हमने। तो देख के पता चला कि t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। t की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी आएगी। इसका मतलब हुआ देयरफॉर t हमने माना था cot इनवर्स x को, तो cot इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। बच्चों cot इनवर्स की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 2 या यूनियन 3 से इन्फिनिटी आनी चाहिए। इसका मतलब हुआ, देखिए अगर हम इस ग्राफ में देखें तो 2 यहां पर है। cot इनवर्स का आउटपुट ध्यान रखिएगा, आपको जो है वो 2 तक चाहिए। तो ये π/2 होता है 1.57, 2 आपका यहां कहीं आएगा, दिस इज 2, और ये 2 जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी आपको cot 2 पर, cot 2। इसी तरह से जो वैल्यू 3 है ना, ये जो 3 वैल्यू आपको cot इनवर्स का आउटपुट 3 मिल रहा है, cot इनवर्स का आउटपुट 3 कहां पे मिलेगा, देखिए यहां पे, ये वैल्यू है cot 3, ये आउटपुट है 3। पाई होता है 3.14, तो पाई थोड़ा सा ऊपर है, फिर 3 है, फिर 2 है। π/2 होता है 1.57, ठीक है। आपको cot इनवर्स का आउटपुट चाहिए था 2 से छोटा, या तो 2 से छोटा हो या 3 से बड़ा हो। तो ग्राफ को ध्यान से समझिए अब, मतलब इसको एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा और समझाने के हिसाब से आपको ऐसा लिख देता हूं। इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं, cot इनवर्स x शुड बी लेस देन 2, और यूनियन मतलब और cot इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 3। या तो cot इनवर्स x 2 से छोटा हो, या फिर cot इनवर्स x 3 से बड़ा हो। अब देखो बच्चों, cot इनवर्स की वैल्यू 3 से बड़ी कब होगी, इस पोर्शन पे, यहां पे cot इनवर्स की वैल्यू 3 से बड़ी है ना, 3, ये 3 हो रहा है, 3 से बड़ी कब होगी, जब x cot 3 से छोटा हो। तो यहां से आ जाएगा x शुड बी स्मॉलर देन cot 3। इसी तरह से cot की वैल्यू 2 से छोटी कब होगी, 2 से छोटी तब होगी जब ग्राफ ये वाला बनेगा। यहां पे cot की वैल्यू 2 से छोटी है, यानी कि
x should be greater than cot 2. So your final answer becomes x belongs to -∞ से cot 3 यूनियन cot 2 से इंफिनिटी। और ये भी ध्यान रखना कि cot 3 की वैल्यू छोटी होती है, cot 2 बड़ा होता है। आपको दिख रहा है cot 3 पे वैल्यू 3 आती है, cot 2 पे वैल्यू 2 आती है, और cot 2 जो है वो बड़ी वैल्यू है, cot 3 छोटी वैल्यू, और दोनों नेगेटिव है। cot 2 भी नेगेटिव होता है, cot 3 भी नेगेटिव होता है, cot 3 ज्यादा नेगेटिव है, cot 2 कम नेगेटिव है। So this is the value of x and this is your answer. एक बार चेक कर लो बच्चों, सही करा है गलत है? यस सर सही है। सही है ना? तो यहां तक अगर सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से यस टाइप कर दो। आज आपको सिर्फ घर पे अच्छे से ग्राफ्स याद करने हैं। मेक श्योर कि यू सॉल्व दीस क्वेश्चंस अगेन। नोट्स में भी आपको भेज रहा हूं, लेकिन इन क्वेश्चंस को दोबारा से करके जरूर देखिएगा, ठीक है? समझ में आ गया जल्दी से तो यस टाइप कर दो, पता भी चल जाएगा कौन कौन क्लास में बचा हुआ है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। एक बार ग्राफ्स याद करके दोबारा से क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आने लगेगा, आसान है। हर्षित समझ में नहीं आया कल वाली क्लास में इनवर्स फंक्शन। तो वो सेल्फ इनवर्स वाला जो फंक्शन था वो -1/x, मतलब आपने बोला था ना जो रेफरेंस के लिए ग्राफ फंक्शन लिया है वो 1/x है। 1/x मतलब कहाँ पे? कल वाली क्लास में इनवर्स वाली जब आप इनवर्स फंक्शन पढ़ा रहे थे, तो मैंने क्या कहा था? तो रेफरेंस वाला ग्राफ जो सेल्फ इनवर्स वाला था वो -1/x होगा। आपने 1/x लिख दिया था गलती से। अच्छा, वो -1/x था। मतलब वैसे 1/x भी सेल्फ इनवर्स होता है। अगर आप 1 का ग्राफ हाँ, देखोगे ना तो जैसे वो भी होता है। हाँ, ये 1/x का ग्राफ ऐसा होता है। अपन ने दूसरे क्वाड्रेंट में बनाया था। अच्छा अच्छा, चलो तो -1/x कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो गाइस, फिर टेक केयर एंड कल मिलते हैं। कल आपकी ऑफलाइन क्लास है, विल बी स्टार्टिंग विद 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स। तो दिमाग लेके आना और अटेंटिव रहना क्लास में, ठीक है? और इस पार्ट सर को कर लेना। हाँ बेटा। सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट है, इसके ऊपर वाला। हाँ सर, इसमें मतलब फंक्शन तो लॉगरिथमिक है ना, तो मतलब अगर अपन इसमें x की जगह tan 5 रखे तो सेटिस्फाई तो करेगा? नहीं, tan इनवर्स tan 5 की वैल्यू 5 नहीं होती है। वो अभी अगली क्लास में पढ़ोगे प्रॉपर्टीज में कि tan इनवर्स tan 5 इज नॉट इक्वल टू 5। tan इनवर्स tan x की वैल्यू x तभी होती है जब x -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अब वो क्यों है वो सब हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज में आएगा वो सब, अभी चिंता मत करो। वो नहीं होगा सॉल्यूशन? नहीं नहीं नहीं, अभी ये याद रखो कि tan इनवर्स tan 5 की वैल्यू 5 नहीं होती है, जैसे आगे आगे। ठीक है? तो चलो गाइस, कल मिलते हैं। पढ़ाई करते रहिएगा और नोट्स बना लेना अपने अच्छे से, ठीक है?